हाँ जी, तो आज हो रहा है आपका इंग्लिश का पेपर। क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ रहे हैं। हालांकि मेरे पास सेट नंबर 1 और सेट नंबर 3 आया है, जो कि एग्जैक्टली सेम है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। सेट 2 के बारे में भी मुझे पता नहीं है, मेरे पास आया नहीं है। जो भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन बैचेस में, किसी को भी सेट 2 नहीं मिला, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बाकी अगर मैं आपको एक अपना पर्सनल रिव्यू दूँ पेपर का, तो लिटरेचर पार्ट और राइटिंग सेक्शन वॉज वेरी ईजी। सेक्शन ए कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग स्किल्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी। जो अनसीन पैसेज है, अब अगर कोई सिर्फ इसी पे भरोसे ले आओ कि हम तो अनसीन पैसेज करके जाएंगे, वही करेंगे सबसे पहले, तो अगर किसी ने उससे पेपर स्टार्ट किया होगा तो आई कैन अश्योर यू कि आपका बहुत टाइम वेस्ट हुआ होगा उसमें। आई होप आपने ऐसी गलती ना की हो। एंड एक बार मैं फटाफट से आपको रीडिंग स्किल्स और जो हमारे सीन पैसेजेस हैं, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एक बार मैं शॉर्ट में आपको उसके आंसर्स बता देती हूँ, ताकि अगर आपका नेक्स्ट कोई पेपर जब तक है, अगर आपको ऐसा है कि तसल्ली नहीं हो पाएगी जब तक हमें आंसर्स का पता नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे भी ये दिक्कत थी, जब तक मुझे पेपर में आंसर्स का पता नहीं चलता था मैं लिख के आई थी जो कि ये सही है या गलत है, तो मैं नेक्स्ट एग्जाम में फोकस ही नहीं रह पाती थी। तो मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सॉल्यूशन लेके आई हूँ, एक बार देखते हैं। देखिए, फर्स्ट जो हमारा पैसेज था, अगर आपका भी सेट 1 ही है तो आपका पैसेज भी ये होगा, क्रोनोबायोलॉजी द साइंस ऑफ टाइम इज विद इन अस। अभी इसके एक बार क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1, व्हाट रोल डज द सुपर क्रिस्मेटिक न्यूक्लियस प्ले इन आवर डेली लाइफ्स। तो इसका आंसर है, इट कंट्रोल्स आवर बॉडीज सर्केडियन रिदम। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर यूज द मेटाफॉर द बॉडी रिमेंबर्स द सन इवन वन द माइंड फॉरगेट्स इन पैराग्राफ 1। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, जो फ्रेज हमें दिया गया है, द बॉडी रिमेंबर्स द सन इवन व्हेन द माइंड फॉरगेट्स, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी की जो इंटरनल क्लॉक है, इट फॉलोज द नेचर, इट फॉलोज द साइकिल ऑफ सनलाइट। ओके, उसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन में हमें दोनों में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था, एंड द आंसर इज ए, बॉडीज नेचुरल रिदम्स नो लॉन्गर अलाइन विद द एक्सटर्नल टाइम, चूज। फोर्थ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स था ये। अब फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड नहीं होते, सो आई होप आप वन वर्ड में इसका आंसर ना लिख के आए हो। डेजिग्नेटिंग स्पेसिफिक आवर्स डेज फॉर स्क्रीन फ्री एक्टिविटी कैन हेल्प रीसेट और मेंटेन द बॉडीज नेचुरल क्राइटेरियन रिदम। Reset or maintain the body's natural circadian rhythm. That is the answer. Fifth question, again it is a multiple choice question, and इसका आंसर है B, resist manipulation through artificial means. Sixth question is, provide one textual evidence to support the body pays a hidden price for tampering with its natural rhythms. तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब आपको पैराग्राफ 3 का यूज़ करके देखना है, तो वहाँ पे आप अगर पैराग्राफ 3 देखेंगे तो उसमें यही कुछ इशूज़ मेंशन होंगे, क्रॉनिक फटीग, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड वीकेंड इम्यूनिटी। राइटिंग के लिए मैं थोड़ी क्षमा चाहूँगी आप लोगों से, बहुत जल्दी में मैंने किया है, पेपर में आने में मेरे पास थोड़ा सा लेट हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें भी हमें व्हाट डज दिस कॉन्ट्रास्ट रिवील अबाउट मॉडर्न लाइफ। ठीक, देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, फेज सोसाइटल ऑब्लिगेशंस पुल अस इन वन टेम्पोरल डायरेक्शन वाइल आवर बायोलॉजी टचेस अस इन अनदर। कि जो हमारे सोसाइटल ऑब्लिगेशंस है वो हमसे कुछ और रिक्वायर करते हैं, एंड वाइल आवर बॉडी, आवर बायोलॉजिकल बॉडी फैक्टर्स वो जो हैं वो किसी और चीज़ के लिए बने हुए हैं। तो ये इसमें क्या कॉन्ट्रास्ट है, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रास्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, एंड it shows that modern life schedules often conflict with our natural biological rhythms। कि जो modern life schedules हैं, late night working, फिर सुबह देर तक सोना, आधे दोपहर आधा दिन खत्म होने के बाद उठना, it is not in relation, it is not in consistence with our natural biological rhythms। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, साइंटिस्ट यूज द टर्म सोशल जेट लैग इन पैराग्राफ 4 टू डिस्क्राइब द मॉडर्न स्लीप क्राइसिस 2। इसका आंसर है, टू कंपेयर हाउ शेड्यूल्स डिस्टर्ब आवर इंटरनल क्लॉक एंड सिमिलर टू टाइम्स ऑन ट्रैवल कन्फ्यूजन। जेट लैग का मतलब आई होप यू नो। अच्छा, एक बार मुझे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आई थिंक आप ऑफन ये वर्ड यूज़ करते होंगे जेट लैग विदाउट नोइंग इट्स एक्चुअल मीनिंग, तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जेट लैग का मतलब क्या होता है। Okay. Other question is, why adolescents may be at risk of internal time disruption। इसका ये रीज़न ये है क्योंकि
हमारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, किसी भी ह्यूमंस के जो बायोलॉजिकल क्लॉक होते हैं वो शिफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी एंड मेनी चेंजेस, एंड इन चेंजेस के साथ जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो क्लैश करता है। इस वजह से आप इसका आंसर एक बार पैराग्राफ पढ़ के भी देख सकते हैं। Based on para 6, identify possible obstacles to applying chronobiological principles in everyday life. तो यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स बताए गए हैं, दैट इज फिक्स्ड स्कूल आवर्स, वर्क शेड्यूल्स, मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स एंड इग्नोर नेचुरल बायोलॉजिकल रिदम्स। कि जो भी हमारे डेली रूटीन्स हैं दे डू नॉट कंसिडर आवर बायोलॉजिकल रिदम्स, वो अपने बस कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बना हुआ है बट दे आर नॉट इन लाइन विद आवर बायोलॉजिकल रिदम्स। ओके जी, अब एक देखते हैं सेकंड जो हमारा अनसीन पैसेज है, द राइज ऑफ अर्बन फार्मिंग इन इंडियन सिटीज, अ सस्टेनेबल फ्यूचर ऑफ फ्लीटिंग ट्रेंड्स। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इन द इंट्रोडक्शन पैरा 1 द राइटर एम्फसाइजेज ऑन द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ अ क्वाइट रिवोल्यूशन बाय, अब इसका आंसर होगा शोइंग हाउ अर्बन फार्मिंग कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक फूड शॉर्टेजेस, पोल्यूशन एक्सेट्रा। अब अगर आपका आंसर इसी से मिलता जुलता है देन वेल डन, आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। What would be the following be classified as? In Chennai and Pune, tax rebates and community grants are now offered to promote green rooftops. Incentives. Incentives बोलते हैं उन्हें, incentives कहा जाएगा इसे। Based on the passage, why might people opt to grow spinach and tomatoes on their own at home rather than purchasing them? And this is now a lifestyle question. हो सकता है आपके घरों में भी ऐसा होता हो, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आजकल आपने सुना होगा कि मार्केट में जो फ्रूट्स या जो वेजिटेबल्स मिलते हैं दे आर फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड दे आर नॉट हेल्दी फॉर कंजम्पशन। इसलिए टू अवॉइड पेस्टिसाइड एक्सपोजर एंड गेट हेल्दियर फूड जो है, हम अपनी सब्जियां अपने घर में खुद ही उगाते हैं। If the current trend as depicted in the table continues, which Indian city is most likely to emerge as a national model for tech-integrated urban farming by 2026? इसका आंसर होगा हैदराबाद, एंड रीज़न इसके पीछे ये होगा कि जो उन्होंने ऐप बेस्ड फार्मर ट्रेडिंग की थी वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। Analyze from the given data what distinguishes Pune's approach from Hyderabad's in encouraging urban farming. तो अब यहाँ पे हैदराबाद और पुणे के बीच में क्या मतलब कॉन्ट्रास्ट था वो बताना है। तो पुणे में जो वो फॉलो करते थे वो है कि हम टैक्स रिबेट्स देते थे उन लोगों को जो अपने गार्डन पे जो टेरेस पे गार्डन फार्मिंग वगैरह करते थे, एंड हैदराबाद वाला अलग था, वो ऐप इंटीग्रेटेड फार्मिंग वाली उस रूट में वो चले गए। देखिए, Right, and two major challenges that have catalyzed the rise of urban farming, and वो दो major challenges क्या हो सकते food insecurity, city-based food shortage and environmental degradation. दूसरा क्वेश्चन ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, नेम टू इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय एनजीओज और स्टार्टअप्स दैट इंकरेज अर्बन फार्मिंग, हाउ डज दिस मूवमेंट बेनिफिट द अर्बन वर्कफोर्स। अब बेनिफिट कैसे करता है, ये 1 नंबर का हो गया, एंड 2 ये पॉइंट्स बताने के 1 नंबर। तो आप मेंशन करेंगे सीड किट्स और ऐप बेस्ड गाइडेंस, और भी 1 आध पॉइंट्स हो सकता है पैराग्राफ में हो, एंड कैसे इसने बेनिफिट किया वो आप एक बार पैराग्राफ पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे मेरे को स्पेस नहीं थी बहुत ज़्यादा लिखने की, बट आई होप द आंसर इज क्लियर। Which of the following is not a challenge associated with urban farming according to the passage? Excessive food production. Food shortage and insecurity of food challenge था, but excessive food production was not a challenge that we discussed in the passage. Okay. अब यहीं पे जो है हमारा सेक्शन ए ख़त्म हो जाता है विच इज़ ऑफ 22 मार्क्स। मैं सेक्शन बी पे नहीं जाऊंगी अभी, क्योंकि मैंने जैसे बताया था अनसीन और सीन पैसेजेस के लिए हम आज यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर मैं आपको जनरली बताऊँ तो राइटिंग सेक्शन बहुत ईजी, बहुत अच्छा आया था। दे कुड हैव आस्क्ड बेटर क्वेश्चंस, बट गुड, इट इज़ अ गुड थिंग दैट दे डिडंट, क्योंकि उन्होंने पैसेज में वैसे ही थोड़ी सी दिक्कत कर दी थी। एनीवेज, देखिए अब इसके बाद सेक्शन सी में हमारे 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक फर्स्ट जो पोम है हमारी वो है रोड साइड स्टैंड, एंड सेकंड जो हमारी पोम थी इट वाज आंट जेनिफर्स टाइगर। यस, अब इन दोनों में से आपको ऑप्शन था आपको कौन सा करना है, मैं आपको दोनों के आंसर बता देती हूँ। आप एक बार अपने जो भी अटेम्प्ट किया है जो भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। So what does the phrase "the flower of cities" symbolically represent in the context of the poem? The flower of cities, इसका मतलब है luxuries of life that only rich people who live in cities can afford. अगर आपको थोड़ा बहुत भी पोम याद आ रहा होगा तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर देते हैं। It refers to the prosperity
wealth and luxury of life that only city people have. सेकेंड क्वेश्चन एक असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन था एंड इसका आंसर होगा ए. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, it is a fill in the blank. The roadside stand is positioned at edge of the road to dash the attention of city dwellers in their cars to attract. डिस्करेज तो करेंगे नहीं, वो रोड ऐसे बीच में क्यों लगा देते हैं वहाँ पे जहाँ से बहुत सारे लोग जाते, टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन. ओके, इन दी एक्सेप्ट द फेस पॉलिश ट्रैफिक सिंबलाइजेज. पॉलिश का मतलब मैंने जब क्लास करवाई तो बताया था. यस, पॉलिश ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे वेल्दी एंड सोफिस्टिकेटेड सिटी पीपल जो गुजर के जाते थे वहाँ से रोड साइड स्टैंड्स के पास से. फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ए. एंड उसके बाद एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द मीनिंग मैसेज दैट द पोएट विशेस टू कन्वे इन द गिवन एक्सेप्ट. रोड साइड स्टैंड का एक मेन मैसेज ये था कि जो रोड साइड स्टैंड होल्डर्स है, जो मतलब जो ये लोग है, दे आर नॉट आस्किंग फॉर योर सिंपैथी, दे आर नॉट आस्किंग फॉर योर सिंपैथी, दे आर ओनली आस्किंग फॉर पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. कि जो आपने वो कहावत सुनी कि गरीब गरीब ही रह जाते हैं, अमीर अमीर होते जाते हैं. सो दे वॉन्ट दैट साइकिल टू एंड, दे वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कि जो वो भी उसका हिस्सा बने, रादर देन कोई चैरिटी के तौर पर उन्हें कुछ पैसे दे दे. दे डू नॉट वॉन्ट दैट, they do not want someone's charity or sympathy, they want to be a part of the economic prosperity. Okay, अब आते हैं आंट जेनिफर डायरी पे. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, what is the irony reflected in the contrast between Aunt Jennifer and the tiders she embroidered. तो इनके बीच में irony क्या थी? irony का मतलब होता है क्या opposite, मतलब exact opposite. Aunt Jennifer was terrified, old and weak and scared, whereas the tiders that she embroidered, जिन tiders की वो embroidery करी, they were fearless. वो किसी से भी नहीं डरते थे, दे वर फ्री, दे वर इंडिपेंडेंट, दे हैड देयर फ्रीडम. अगर उसी ऑन द अदर हैंड जब हम आंट जेनिफर की बात करें तो शी वाज लैकिंग ऑल दोज थिंग्स. सेकेंड क्वेश्चन, द ऑप्रेसिव नेचर ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिज, इस ये कौन से फेज से रिफ्लेक्ट किया गया है? तो एक वर्ड आया था हमारे यहाँ पे, टेरिफाइड हैंड्स, और एक और लाइन थी ऑर्डील्स ऑफ मैरिज एसिडिटी. सो इन फेजेस से पता चलता है कि जो आंट जेनिफर की मैरिज थी, इट वॉज एन ऑप्रेसिव वन. थर्ड क्वेश्चन का आंसर है टेरर. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर एम्पैथेटिक. एंड यहाँ पे आंट जेनिफर इज रेफर्ड टू सिंपली एज आंट इन द एंड, हाईलाइटिंग हर लॉस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी. मैरिज के बाद, शादी के बाद द फीमेल्स हैव लेस ऑफ एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड वो अपने हस्बैंड के रिलेशन से जाने जाते हैं. वी बिकम अ वाइफ, वी बिकम अ डॉटर इन लॉ, वी बिकम अ मदर. सो our individual identity somewhere gets confined. So that is the point of this answer. Give me a minute please. Yes. Next question. State in one sentence what is your advice to Aunt Jennifer with reference to the given extract and other women like her most likely to include. हम क्या एडवाइस देंगे आंट जेनिफर एंड उनके जैसी सिमिलर सिचुएशन में जो और भी दूसरे विमेन से उनको, तो हम उन्हें ये एडवाइस कर सकते हैं that they should assert their independence and resist oppressive social expectations, कि उनको अपनी इंडिपेंडेंस के लिए आवाज़ उठानी चाहिए एंड जो भी सोशल एक्सपेक्टेशंस में आके वो सारी चीज़ें करती जा रही है, they should not continue that. एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है हमारा एंड यहाँ पे अब मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में का एक क्वेश्चन है सीन पैसेज. मैं जल्दी से आपको इसके आंसर बता देती हूँ. बामास डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एल्डर पोर्ट्रेज अ कास्ट रिडन सोसाइटी, जो वैसे स्ट्रिंग से लेते जा रहे थे. सो व्हाट डिड इट रिप्रेजेंटेड? इट रिप्रेजेंटेड अ कास्ट रिडन सोसाइटी. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, लाफ्टर टू अवेयरनेस. थर्ड इज एंगर. एंड यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन आता है, वाई अकॉर्डिंग टू अनंत द एल्डर हैव टू कैरी द पैकेट बाय द स्ट्रिंग? बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम द दलित कम्युनिटी एंड दे वर अनटचेबल्स. एंड जो अपर कास्ट के लोग थे उन्हें ऐसा लगता था कि इफ द दलित्स टच एनीथिंग, वो चीज़ जो भी ऑब्जेक्ट है या इवन फूड वो पल्यूट हो जाएगा अगर उन लोगों ने टच कर दिया तो. दलित कम्युनिटी के जो पीपल हैं अगर उन्होंने टच कर दिया तो. सो दैट विल बी द आंसर हियर. एंड दूसरा जो पैसेज है दैट इज़ फ्रॉम माई फेवरेट चैप्टर द थर्ड लेवल. बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे इससे.
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसे हमने कंप्लीट करना था, वही फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन. द आइडिया evoked by the singing of Saint Nelly home and having lemonade on the porch strongly evokes a nostalgia for a peaceful life and simple past. ये पहले के टाइम पे where there were a less amount of worries and आप जब मतलब आराम से आप टीवी पे चला के old songs से सुनने टाइप, तो that reminded of a nostalgia and a wanting for a peaceful life, desire for a peaceful life. Okay. Second question is, what is ironical in Sam, the psychiatrist, being the one who escapes to Dalesburg in the past? This is the irony of the story. Sam, who was the psychiatrist, जो उसका psychiatrist friend था चार्ली का, he was supposed to guide Charlie to not find an escapes and accept the reality. ये उसका काम था. इंस्टेड वो करता क्या है, वो खुद ही escape ढूंढ लेता है अपना डेल्सबर्ग में, वो खुद ही वहाँ चला जाता है. So that is the irony of the story. अब देखिए, next question is, why does Charlie want Sam to come to the third level? Charlie wants Sam to come to the third level so he can too experience the peaceful simple life of the past in Galesburg. वो चार्ली को इसलिए बुलाना चाह रहा था क्योंकि चार्ली उसका फ्रेंड है एंड वो चाहता था कि जो पीसफुल एक्सपीरियंस सैम खुद फील कर रहा है, चार्ली भी उसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है चेयरफुल एंड इनवाइटिंग. जब वो लेटर भेजता है तो उसमें टोन पूछी रही कि सैम की टोन कैसी थी. सो द टोन इज चेयरफुल एंड इनवाइटिंग. अब हमारे जो चैप्टर है इंडिगो, उससे भी कुछ क्वेश्चंस आया है, मैं जल्दी बता देती हूँ आपको. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आप ए, एंड यहाँ पे जो वर्ड आएगा इस ब्लैंक में, दैट इज बैफलमेंट. अब यहाँ पे हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है. The government's decision to postpone the trial to consult higher authorities implies that they were confused and wanted guidance from higher authorities and etc. अब यहाँ पे next question है, what is reflected through the phrase voice of conscience in the given excerpt? वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, इसका मतलब ये था कि गांधी के जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, जो उनका मोरल करेज था, उसने गाइड किया था उनके डिसीजन मेकिंग को. एंड ही डिडंट वांटेड टू डू एनीथिंग रॉन्ग, ही वांटेड टू डू इट द राइट वे. वो गलत चीज़ों का साथ लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते थे. उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, ही वांटेड टू अचीव इट इन द राइट वे. चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे जो आंसर है वो होगा कॉन्फ्लिक्ट. एंड यहाँ पे अगेन हमें एक सूटेबल रीज़न देना है. सो ही वॉन्टेड टू रिस्पेक्ट द लॉ वाइल रिमेनिंग ट्रू टू हिज ड्यूटी टू सर्व पीपल. ही डिडंट वॉन्टेड टू disobey the law, वो लॉ को फॉलो करना चाहते थे. एंड वाइल डूइंग दैट ही वॉन्टेड टू कम्प्लीट हिज ड्यूटी, ही वॉन्टेड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू द पीपल. देखिए नेक्स्ट जो है गोइंग प्लेसेस से है. अगेन वन ऑफ द नाइसेस्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस. वेयर डिड शी वॉन्ट आफ्टर इट वॉज डार्क? तो वो कहाँ गई थी? तो वो एक कैनल से गुजरते हुए वहाँ पे जाके ऐसी जगह पे चल रही थी जहाँ पे बहुत सारे लैम्प्स लेते हैं, वो वहाँ जाके वेट कर रही थी. Why does the sound of the city being muffled in distant matter in the context of her present mood suggest a peaceful contrast to her inner excitement? Okay जी. थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ए, इट क्रिएट्स अ नॉस्टैल्जिक एंड इमोशनली रिफ्लेक्टिव टोन थ्रू मेमोरीज. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है शी चोज द पर्टिकुलर लोकेशन फॉर हर मीटिंग बिकॉज. जो लोकेशन उसने एल्म ट्री के पास चूज़ की थी, वो क्यों चूज़ की थी? क्योंकि वो बहुत ही शांत और सिक्लूडेड एरिया था, सुटेबल फॉर अ प्राइवेट मीटिंग वेयर नो वन एल्स वुड ऑब्जर्व देम. क्योंकि शी वांटेड टू मीट एट अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग उनको ना देख पाए. सोफी और डैनी ग्रेसी ऐसी जगह पे मिलना चाहते हैं. एक्चुअली सोफी, she wanted to meet Danny Gracie at a place जहाँ पे बहुत सारे लोग उन्हें ना देख पाए and a quite private area. So that is why she went there. Why did she feel that he would approve of her choice of location? But अब उसको ऐसा क्यों लगा कि जो लोकेशन सोफी ने पसंद की है डैनी केसी उसको अप्रूव करेगा? Because she thought that Danny Casey would also want something private and secluded, which will be perfect for a secret meeting. अब यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट करना है. शी सेट डाउन ऑन अ वुडन बेंच beneath the solitary elm because she was waiting for him at a place where lovers usually meet. एंड आपने अगर किसी पोर्ट्रेट में या किसी सीनरी में देखा होगा, से इट इज़ अ स्टीरियोटाइपिकल एक्सपेक्टेशन कि जो लवर्स हैं दे विल मीट एट अ प्लेस इन अ क्वाइट प्लेस जहाँ पे अकेले दो लोग बैठे हुए हों. सो दैट इज़ वाई शी साइड बिसाइड द एल्म ट्री. एंड this is it for now. We have completed the seen and unseen passages.
आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा रहा हो, एंड जैसा भी रहा हो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट नाउ. नेक्स्ट आपका जो भी एग्ज़ाम है, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, फोकस ऑन दैट. वी विल मीट अगेन. थैंक यू सो मच.